हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारा 3। चैप्टर 3 का भी पार्ट 3 है ये। इस पार्ट में हमारा जो ये चैप्टर है पूरा कवर हो जाएगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया है। अगर वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए और पूरा चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में क्या है। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा इस पार्ट का वो है भूमि सुधार। मतलब कि इस समय पर भूमि सुधार के भी कुछ कार्य किए गए थे। देखिए क्या था उस टाइम पे कि है ना, जो भारत में के जो लोग थे, जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा अधिक थी जो जनसंख्या थी। तो है ना, वो ना ज्यादातर कृषि पे ध्यान करते थे, और जो कृषि पे ध्यान करते थे उन्हें जमीन वगैरह चाहिए थी। ठीक है, तो है ना, ये थोड़ा सा ना आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो मैं बोल रही हूँ वो उसको ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे जो पहला ही पॉइंट है वो है जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। इसका मतलब क्या है कि जो पहले भारत में जनसंख्या भाई बहुत ज्यादा अधिक थी, तो जो वो लोग थे वो कृषि पे ही ध्यान देते थे। ठीक है, उसी से उनका काम वगैरह चलता था, और उस चीज के लिए जमीन होनी चाहिए थी। अब इस जमीन जो है वो जमींदारों के पास होती थी। ये जो जमींदार है ना, इनके पास बहुत बहुत सारी जगह जमीन होती थी, जिसकी मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, ये सब होती थी। तो ऐसे में ये कानून चलाया गया था कि जो जमींदारी प्रथा है उसको समाप्त करना। कि मतलब कि जो ये जमींदार लोग हो ना, इनके पास इतनी सारी जमीन है कि जो ये गरीब लोग है, किसान वगैरह जो कृषि वगैरह करते हैं, उनके पास तो है ही नहीं। तो ना, सरकार ने कुछ ये कानून चलाए थे कि जो जमींदारी प्रथा है तो इसको समाप्त करना। आपने वो मौलिक अधिकार वगैरह देखे होंगे ना, उसमें कुछ ये अधिकार वगैरह दिए गए होंगे। और सेकंड जो है वो ये था कि अधिकतम जमीन कितनी रखी जाए, उसकी एक लिमिट वगैरह दी जाएगी। तो इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला हो जाएगा वो जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। कि कोई वो मतलब कि जो जमीन है वो अधिकतर जमींदारों के ही पास होती है। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं, कृषि वगैरह करते हैं, किसान लोग होते हैं, इनके पास नहीं होती। तो उस टाइम पे कानून चला था कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। सेकंड पॉइंट है कि अधिकतम जमीन कितनी रखी जाए, इसके लिए कानून बनाया जाएगा कि लिमिट होनी चाहिए एक बंदे के पास वो रखने की। लेकिन ये जो जमींदार थे ना, ये बहुत ज्यादा वो थे। इन्होंने क्या किया कि ये कानून बना बाद में, इन्होंने पहले ही इसका सोल्यूशन निकाल लिया। क्या किया कि ना, आप इनकी फैमिली में जितने भी मेंबर हो गए ना, जैसे कि मम्मी पापा भाई बहन, उनके नाम पे जमीन वगैरह कर दी जाएगी। कि इससे ये भी हो जाएगा कि लिमिट के अनुसार है हमारे पास जमीन, और हमारे पास जमीन की जमीन रह जाएगी। ठीक है, ऐसा किया। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट है कि किसानों को ज्यादा कानूनी सुरक्षा के लिए बनाया गया। किसान को ज्यादा कानूनी सुरक्षा के लिए बनाया गया। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य संकट। 1965 से 67 में कई हिस्सों में सूखा पड़ गया। ठीक है, इसी समय 3 समस्याएं हमारे सामने आई। देखिए, जो पहली है वो है 1962 में चीन से युद्ध हो गया। सेकंड जो समस्या वो ये हो जाएगी कि 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया। देखिए, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, तो इसका पूरा हो जाएगा कि पाकिस्तान। ठीक है, 1965 में क्या हो गया कि पाकिस्तान से युद्ध हो गया। थर्ड पॉइंट है उसके बाद सूखा पड़ गया। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद जो है देश वह सूखा पड़ गया। देखिए, और सूखा पड़ने से कई भागों में अकाल की स्थिति आ गई। मतलब कि कई भागों में तो ऐसा हो गया कि अकाल की स्थिति आ गई। मतलब कि ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म ही हो गया, ऐसी स्थिति आ गई कई जगहों पर, भागों में। आगे देखिए, बिहार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ बिहार में जो है इससे बहुत ज्यादा नुकसान वगैरह हुआ। ठीक है, मृत्यु दर जो है 34% बढ़ गई थी। मृत्यु दर देखिए कितनी, 34% बढ़ गई थी। कुपोषण बढ़ने लगा था।
ठीक है। अभी ये अकाल की स्थिति वगैरह आ गई थी, सूखा पड़ गया था, ये जो ये कृषि लोग है वो खेती वगैरह करते हैं तो उससे ये कर नहीं पाए, जिससे कुपोषण वगैरह बढ़ने लगा, खाने पीने की चीजें नहीं इतनी वो हो पा रही थी। देखिए ऐसे में जो एक नॉर्मल इंसान होगा उसको 2450 जो कैलोरी है वो लेनी जरूरी होती है, लेकिन 1200 कैलोरी में ही लोग जी रहे थे। ऐसी समस्या आ गई थी उस टाइम पे, ऐसी कुछ स्थिति आ गई थी उस टाइम पे। ठीक है, आगे देखिए इलाकाबंदी जोनिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इलाकाबंदी जोनिंग, एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्य का व्यापार प्रतिबंध था। मतलब कि एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में जो खाद्य का व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक देश है उसमें खाद्य से रिलेटेड कुछ नुकसान वगैरह हो रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो किसी दूसरे राज्य से हेल्प ले सके, ऐसा नहीं है, उस चीज पे प्रतिबंध लगाया गया था। इसी को कहते हैं कि इलाकाबंदी जोनिंग। ठीक है, हमें अमेरिका से सहायता लेनी पड़ी, मतलब कि अमेरिका से सहायता ले सकते थे लेकिन और किसी राज्य से नहीं, अमेरिका से सहायता लेनी पड़ी। देखिए इस पे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख रखा है हरित क्रांति। मैंने आपको जब पार्ट 1 में श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में जो है दो टॉपिक है क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये इसको ध्यान से सुनिएगा। हरित क्रांति के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरे चैप्टर से। खाद्य के इस संकट की घड़ी में सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि की नई रणनीति अपनाई। ठीक है, क्या किया भाई सरकार ने? खाद्य के इस संकट की घड़ी में सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि की नई रणनीति को अपनाया। ठीक है, प्रारंभ में उन किसानों को सरकार ने सहायता दी जिनके पास संसाधन नहीं थे, जो कृषि में बिछड़े हुए थे। मतलब कि सरकार ने उन लोगों को सहायता दी, एक तो जिनके पास संसाधन नहीं थे और जो कृषि से बिछड़े हुए थे, मतलब कि जिनके पास ये कृषि वगैरह करने के लिए कोई कार्य वगैरह नहीं था, उन लोगों को सहायता दी सरकार ने। बाद में सरकार ने समृद्ध किसानों की भी सहायता की, मतलब कि बाद में उन किसानों की सहायता की जिनके पास पहले से ही सब कुछ है। समृद्ध जो किसान थे, अच्छी खासी जो खेत वगैरह वो है, सब कुछ है, उनके सहायता की, जिससे कम समय में अधिक उपज बढ़े। सरकार ने इसलिए इन जो समृद्ध किसान हैं, अच्छे खासे अमीर वगैरह थे, इनकी सहायता की। क्यों? क्योंकि कम समय में जो उपज जो है वो ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, मतलब कि अच्छी क्वालिटी जो है, गुणवत्ता का मतलब है अच्छी क्वालिटी। सरकार ने उच्च क्वालिटी मतलब कि उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की ये सब चीज थी। ठीक है, इसी परिघटना को हरित क्रांति कहते हैं। अभी देखिए जो ये हरित क्रांति पढ़ा है ना हमने, ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जाम में। इसमें ये पूछा जाएगा कि हरित क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। ये 2 नंबर में आ सकता है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा कि हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव बताओ और नकारात्मक प्रभाव बताओ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, दो आगे करके और 4 पीछे करके, ऐसे करके 4 नंबर का आ सकता है। तो हरित क्रांति के बारे में पढ़ लिया। अब हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे इसके हरित क्रांति के। देखिए इसके पहले हम सकारात्मक प्रभाव पढ़ते हैं। इससे खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ये हरित क्रांति जब से लागू हुई थी तो क्या हुआ कि इससे खेती की जो पैदावार थी ना उसमें बढ़ोतरी हुई, गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, खाद्य की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश कृषि में समृद्ध हो गए। मतलब कि ये जो ये पढ़े हैं ना मैंने, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये 3 जो है ये समृद्ध हो गए कृषि के उसमें मामले में। ठीक है, किसानों की स्थिति में सुधार आया, जो किसान थे ना उनकी स्थिति में सुधार आया। अब देखिए नकारात्मक, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसका लाभ सभी राज्यों में नहीं हुआ। सकारात्मक में हमने पढ़ा था कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश
इनमें कृषि में समृद्ध हो गए थे, लेकिन ये तो हो गए थे ये राज्य, लेकिन इससे अलग जो कुछ राज्य थे ना, उन्हें लाभ नहीं हुआ। इन्हें तो लाभ हुआ लेकिन इनको लाभ नहीं हुआ। अब हम नकारात्मक पढ़ रहे हैं। इसका लाभ सभी राज्यों में नहीं हुआ। गरीब किसानों और भूमि स्वामियों के बीच अंतर हो गया। ठीक है, गरीब किसानों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ, मतलब कि जो ज्यादा ही गरीब किसान थे ना, उनको लाभ नहीं हुआ इस चीज से। ठीक है, हमने दोनों चीज पढ़ लिया, सकारात्मक और नकारात्मक। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है ये। ठीक है, ये पार्ट हमारा छोटा सा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, थर्ड हमारा। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो